Hello everybody, welcome back to our YouTube channel Brain Gain by Unacademy. I am Kirti Manjiratta, your biology educator, and in this session we will be taking a rapid revision of the chapter Our Environment. So without any further ado हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जानते हैं कि environment term जो कि चैप्टर में दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। सिंपली बोला जाए तो ये सब चीज़ों का अमालगमेशन है जो कि आपके आसपास पाई जाती हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों को मिला के जो सिस्टम आपके पास में क्रिएट हुआ है, दैट इज योर इन्वायरमेंट। द सेम थिंग is written over here that it consists of abiotic and biotic components. Biotic का मतलब होता है living and abiotic का मतलब होता है नॉन लिविंग। यही से हम मूव करेंगे हमारे अगले टर्म पे जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पॉपअप करते हैं एग्जाम्स में, विच इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बच्चों जो है दो टर्म से मिलकर बना है, इको एंड सिस्टम। इको का मतलब होता है इकोलॉजी एंड सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे चीजों का इंटरेक्शन हो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बायोटिक और एबायोटिक चीजों को मिलके जो एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है उसका नाम है इकोसिस्टम। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ इन दोनों चीजों को मिलाने से नहीं बन जाता है, इन दोनों चीजों के बीच में क्या होता है, प्रॉपर एक प्रकार का इंटरैक्शन होता है। तो ये टर्म आपको डेफिनेशन में जरूर मेंशन करना है, दैट इट इज ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म। इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया है, बायोटिक, या मैं बोल सकती हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब एबायोटिक की बात करी जा रही है, एंड दे विल टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है। एक होता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम एंड द अदर वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर मैं बात करूं नेचुरल इकोसिस्टम की, तो इसमें जो टर्म आता है इट सजेस्ट कि ये नेचर ने कुछ बनाया हुआ होगा, नेचर का बनाया हुआ कोई ना कोई यहाँ पे सिस्टम है। यानी कि ऐसे इकोसिस्टम जिसके अंदर आपको कुछ भी ह्यूमन इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि ओशियन हो गया, पॉन्ड्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया। यहाँ पे आपको जाके बच्चों पानी की डेली सफाई नहीं करनी पड़ती है, मछलियों को जाके खाना नहीं देना पड़ता है, या फॉरेस्ट में जाके आपको सोचना नहीं पड़ता है कि चलो आज जाके मैं शेर को खाना दे के आऊं। बिकॉज नेचर ने इनको बनाया ही इस तरह से है कि खुद का मेंटेनेंस खुद कर सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट वहां से हटा सकते हैं, साथ ही साथ जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो नेचर खुद इसका टेक केयर कर लेता है, राइट। So they are naturally formed without the involvement or the interference of human beings. On the other hand, अगर मैं बात करती हूँ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, मतलब कि यहाँ पर क्या है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस जरूरी होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए एक्वेरियम का। एक्वेरियम में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ से हर साल पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे कि एक्वेरियम की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ फिशेज होती हैं, उनको आप खाना भी देते हैं और हर कुछ दिन के अंदर आप उस एक्वेरियम के पानी को साफ भी करते हैं। तो ऐसा इकोसिस्टम कैसा हो गया, आर्टिफिशियल, बिकॉज आपने ही उसको साफ किया, आपने ही फिशेस को खाना दिया, राइट। तो जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि जू, पार्क, गार्डन, फील्ड्स एंड एक्वेरियम्स। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन डिफरेंशिएटर पॉइंट में आ सकता है। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, अभी अभी आपने डेफिनेशन में देख लिया है, बायोटिक कंपोनेंट भी होगा और एबायोटिक कंपोनेंट भी होगा, बट हमें क्या करना है, उसको डिटेल में जानना है। तो बायोटिक कंपोनेंट बच्चों आपके पास 3 तरीके होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। क्या होते हैं अभी मैं आपको बता देती हूँ। अगर बात करी जाए एबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट की, तो ये क्या होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, विंड, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, जो कि किसी भी इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करते हैं, राइट। अब सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशंस जान लेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर की, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फूड वेब एंड फूड चेन। सबसे पहले बात करी जाए प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर में सबसे पहले आप नाम से अगर डिकोड करें तो क्या जान पाएंगे कि ये कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोड्यूस कौन करता है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, प्लांट्स करते हैं। मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। जैसे कि अगर प्लांट्स को खाना बनाना है तो आपने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पढ़ा होगा कि उनको वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। मतलब इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों की जरूरत पड़ी ना, तो हमारी डेफिनेशन भी बिल्कुल जस्टिफाई हो जाती है। हमारे पास प्रोड्यूसर के एग्जांपल क्या हो जाते हैं, प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। व्हाई, बिकॉज इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, दैट व्हाई प्रोड्यूसर्स आर ओनली प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज दे हैव द पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है बायोटिक कंपोनेंट में, कंज्यूमर। कंज्यूमर नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज को कंज्यूम करेगा, मतलब जाहिर सी बात है खुद का खाना खुद तो नहीं बना पाता है, सिर्फ बने बनाए खाने को कंज्यूम करता है। यानी या तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, किस पे, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये भी हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हमने हमारी लोअर क्लासेस में पढ़ा होता है कि हर्बीवोर्स आर बेसिकली प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं बात करती हूँ कार्निवोर्स की, मतलब ये फ्लैश ईटिंग होते हैं, और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो कि
प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, दैट इज डीकंपोजर। और डीकंपोजर बच्चों वो होते हैं जो कि डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। यानी कोई भाई इकोसिस्टम के अंदर प्लांट ऑर्गेनिज्म की या फिर जो है एनिमल ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई होगी, तो वहां पे उन मरे हुए जानवरों पे या फिर पौधों पे फीड करके डीकंपोजर क्या करता है, सारा जो न्यूट्रिएंट उन ऑर्गेनिजम्स में था उसको तोड़ के मिट्टी में मिला देता है। अगर सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन वहां पे हो सकता है। तो डीकंपोजर से आपको याद रखना है, डी से डीकंपोजर होता है और डी से क्या होता है, डेड एंड डीकेइंग मैटर। राइट, एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट, अर्थवॉर्म एंड फंजाई। और इसीलिए अर्थवॉर्म को क्या कहा जाता है, फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज वो बहुत हद तक सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज कर देता है, बिकॉज न्यूट्रिएंट को सॉइल में ऐड करता है। अगला हमारे पास टर्म आता है फूड चेन। फूड चेन बच्चों, चेन से सिंपली क्या समझते हैं, एक के बाद किसी सीरीज का अरेंजमेंट होगा। तो फूड चेन वो होता है एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या दिया हुआ है, एक आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम की पिक्चर दिखाई दे रही है। सबसे पहले ट्रीज है, ट्रीज को खाया, फिर डियर ने, डियर को किसने खा लिया है, टाइगर ने खा लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अगले के लिए फूड बनता जा रहा है। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाती है, फूड चेन हो जाती है। राइट, ऐसे ही अगर आप देखें यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रास में पहले आगे आपके पास इंसेक्ट, फिर इंसेक्ट को खाया दूसरे फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को हॉक ने। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो है अगले ऑर्गेनिज्म के लिए या अगले हायर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बनता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से फूड चेन हो जाती है हमारे पास। राइट, ऐसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखिए, छोटे प्लैंक्टन्स को पहले क्रैब ने खाया, फिर फिश ने, फिर एक बर्ड उसको लेके चली गई है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक सीरीज बनती जा रही है। तो ऐसी सीरीज को क्या नाम दिया जाता है, फूड चेन। अगर मैं बात करूँ ट्रॉफिक लेवल की, तो ट्रॉफिक लेवल सिंपली क्या होता है, रैंक होता है। जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं बच्चे, तो हम क्या बोलेंगे कि अब जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, जो सेकंड रैंक आ रहा है उसका सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है। राइट, तो ऐसे ही मान लेते हैं मैंने सामने आपके एक फूड चेन रखी हुई है, और इस फूड चेन में हम क्या देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, प्लांट है। तो सिंपली मैं क्या बोल दूंगी कि प्लांट की ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाती है, ट्रॉफिक लेवल 1 हो गई है। मैं T1 लिख रही हूँ, व्हिच मींस ट्रॉफिक लेवल 1। तो सिंपली बच्चों, जो पोजीशन किसी ऑर्गेनिज्म की है वही उसकी ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन के अंदर। उसके बाद देखो रैबिट किस पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो आप सेकंड नंबर को वाले को क्या बोल देंगे, ट्रॉफिक लेवल 2 बोल देंगे, T2 बोल देंगे। ऐसे ही फिर उसके बाद थर्ड ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या बोलेंगे, T3, बिकॉज थर्ड नंबर पे आ रहा है। और जो फोर्थ पे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, T4, मतलब कि फोर्थ, यानी ट्रॉफिक लेवल फोर्थ पे पाया जा रहा है। राइट, और उसी तरह से आप यहाँ पे लेबल भी कर सकते हैं। प्लांट्स हमारे जो है ग्रासेस प्रोड्यूसर हो जाती हैं। उसके बाद बाकी सारी कैटेगरी हमारी किसकी होती है, कंज्यूमर की। कंज्यूमर में भी जो पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बच्चों इसको ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ से आपके एग्जाम में लेबल करने को आ जाता है। एक फूड चेन दे देगा आपको, बोलेगा बताइए प्रोड्यूसर कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के साथ, फिर बोलेगा आपको बताना है ट्रॉफिक लेवल क्या है। चलिए आते हैं फूड वेब पे। तो फूड वेब बच्चों और कुछ नहीं है, बहुत सारी फूड चेन्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, फूड वेब। वेब का मतलब ही क्या होता है, जाल। यानी एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे अपने लोअर ऑर्गेनिजम्स को खा सकता है। और यहीं से ही आपके डिफरेंशिएटर पॉइंट चालू हो जाते हैं, फूड चेन वर्सेस फूड वेब में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फूड चेन में क्या होता है, लीनियर पाथवे होता है। पर्टिकुलरली पता है कि एक हायर ऑर्गेनिज्म अपने से लोअर लेवल के किसी एक ऑर्गेनिज्म को ही खाता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट फीड्स ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, रैंडमली किसी को भी नहीं खाएगा। ठीक है, फूड वेब की बात करी जाए तो बहुत सारे नेटवर्क है, ऑब्वियसली मल्टीपल एरियाज हैं जहां पर ये फूड चेन से मिलकर बना हुआ है। एंड एक ऑर्गेनिज्म जो कि हायर ट्रॉफिक लेवल का है, ये एक से ज्यादा लोअर ऑर्गेनिज्म के ट्रॉफिक लेवल को खा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास अगला टर्म आता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन को बच्चों समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पास में थी कोई इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री ने जो अपना वेस्ट वाटर रिलीज किया उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स थे। तो वो सारे केमिकल्स कहाँ पे आ चुके हैं, वाटर के अंदर आ चुके हैं। अब उस वाटर के अंदर एल्गी ग्रो कर रही थी, तो ये सारा इंसेक्ट के कहाँ चला गया है, आपका टॉक्सिक इस एल्गी के अंदर चला गया है। फिर इस एल्गी को किसने खाया, कुछ इंसेक्ट्स ने खाया, तो उसके अंदर एक केमिकल का मात्रा और ज्यादा बढ़ गई है। फिर इसको किसने खाया, इंसेक्ट्स ने, जो कि इंसेक्ट को खाने वाले थे, तो इनके अंदर और ज्यादा मात्रा हो गई टॉक्सिक सब्सटेंस की। फिर उसको खाया फिश ने, स्मॉल फिशेस ने, तो भाई जब फिशेस ने बहुत सारे इंसेक्ट को खाया तो उसके अंदर और ज्यादा केमिकल की मात्रा हो गई। फिर इस स्मॉल फिश को खाया बहुत सारी लार्जर फिशेस ने, तो भाई लार्ज फिश तो बहुत सारी छोटी मछलियों को खा सकती है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा केमिकल उसकी बॉडी में चला गया। अब ये जो ह्यूमन आया उसने क्या किया है, इन मल्टीपल लार्ज फिशेस को खा लिया है, तो वो सारा केमिकल जो कि लार्ज फिश में पाया गया था वो सारा आप कहाँ चला गया, ह्यूमंस के अंदर। तो आप क्या देखेंगे कि पहले जो टॉक्सिक की मात्रा थी वो कम थी, और धीरे धीरे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ती जा रही है तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा अमाउंट किसके अंदर पाया जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म में जो कि सबसे टॉप पे होता है किसी भी ट्रॉफिक फूड चेन के अंदर।
और सबसे ज्यादा अमाउंट किसके अंदर पाया जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि सबसे टॉप पे होता है किसी भी फूड चेन के अंदर, या मैं बोल सकती हूँ टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल को वो एक्वायर करता है, जो कि कौन होता है, ह्यूमंस। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है और मैंने सेम पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, सो द मैक्सिमम अमाउंट और द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक इज फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। मूविंग फॉरवर्ड टू हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलती है, तो पहला होता है ओजोन लेयर और उसका डिप्लीशन, एंड दूसरा होता है हमारे पास जो गार्बेज या वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना, राइट। तो हम एक एक करके दोनों को देख लेंगे। अगर मैं बात करूं ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी अर्थ के अराउंड, जो कि क्या करती है, हमको यूवी लाइट जो सन से आ रही है उससे प्रोटेक्ट करती है। एक्चुअली कौन सी लेयर में पाई जाती है हमारे अर्थ के ऊपर, विच इज स्ट्रेटोस्फियर, राइट। अब ये ओजोन लेयर का कारण क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन डिप्लीट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और इसके डिप्लीशन से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, या प्लांट का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, स्किन इरिटेशन या स्किन बर्न जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। हम सबसे पहले जानेंगे बच्चों की ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, जब उसके पास यूवी रेस का अटैक होता है, यूवी रेस कहां से आ रही है, सन से आ रही है, तो वो ब्रेक डाउन कर जाता है दो ऑक्सीजन एटम के अंदर। और जब ये ऑक्सीजन एटम, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं, जब ये O2 के साथ ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कर जाती है, तो क्या बन जाता है हमारे पास O3, विच इज ओजोन, राइट। और यही कहां प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब अगर ओजोन का डिप्लीशन होता जा रहा है, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो सन की यूवी रेज है वो इजीली अर्थ पे आएंगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। बट सवाल ये आता है कि कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट करती जा रही है। हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता रहता है। कहां पे पाया जाता है, आपके ऑटोमोबाइल्स में, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। तो ऐसी चीजों के अंदर CFC क्योंकि ज्यादा होता है, और जब भी इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है तो कहां जाता है, सीधा यूवी रेज को अलाउ कर देता है ओजोन से अंदर आने में। हाउ, बिकॉज जो ओजोन लेयर है उसकी थिनिंग करवा देता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओजोन होल या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन। टाइप ऑफ वेस्ट की मैं बात करती हूँ, दो तरह के आते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बच्चों वो होते हैं जो कि इजीली डिग्रेड हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि अगर आपने आज इन्वायरमेंट में इनको डिस्कार्ड कर दिया है तो ये कुछ समय बाद पूरी तरह से डिमिनिश हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मोस्टली आपका जो किचन वेस्ट होता है वो सारा बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, कॉटन, जूट, डंग, पेपर एटसेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन दी अदर हैंड वो वेस्ट है जो कि आपके माइक्रोब्स कभी भी डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने आज छोड़ दिया तो आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद एज इट इज पाए जाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर, बिकॉज इतने माइक्रोब्स आपके इन्वायरमेंट में है वो प्लास्टिक को कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, राइट। तो ऐसे वेस्ट को क्या कहा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसके एग्जाम्पल हाँ आप मेंशन कर देना है पेपर में, जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, पेस्टिसाइड्स है, दीज आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर इन्वायरमेंट में इकट्ठा होता जाएगा तो आप खुद सोचिए बहुत ज्यादा एक वो सर्विंग एजेंट हो जाएगा फॉर ऑल द फ्लाइज, मस्कीटोज, और वहां से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड होता जाएगा, या फिर जो उस लाइवलीहुड का जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा डिजीज को कॉज कर सकता है, राइट। तो it is accompanied by a foul smell which spreads in the environment and affects the people in nearby areas. In fact, it also acts as a breeding ground for houseflies which acts as a disease vector, मतलब डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाने में बहुत हद तक हाउसफ्लाइज या फिर मैं बोल सकती हूँ मस्कीटो भी इसी में हेल्प करता है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के क्या प्रॉब्लम होते हैं, पोल्यूशन कॉज करेगा तरह तरह का, बिकॉज भाई इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा तो वहां से ना तो डिकम्पोज हो रहा है ना तो डिस्कार्ड हो रहा है, उल्टा जो है बहुत ज्यादा मैं बोल सकती हूँ ओवर द ईयर्स वो लैंड सॉइल का जो है फर्टिलिटी भी खत्म करता जा रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर कैन अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बिकॉज सॉइल का नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो खत्म होता जाता है बाय द यूज ऑफ सच आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अगर फूड चेन में पेस्टिसाइड वगैरह एंटर कर जाते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे हर ट्रॉफिक लेवल पे इकट्ठे होते जाएंगे और इनका मैग्निफिकेशन होता जाएगा विच विल लीड टू बायो मैग्निफिकेशन और इवेंचुअली डिजीज कॉज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द रैपिड रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।